ऑप्शन को क्वेश्चन पूरा शो करिए, स्क्रीन पे सही से नहीं आ रहा है, इंसर्ट करिए। इससे ज्यादा नहीं शेयर होगा। चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें मैचिंग का क्वेश्चन बोले। है। जिसमें असबाब सूरिया, असबाब मादिया, असबाब फालिया और असबाब तमामिया। आप लोगों ने असबाब की किस्में पढ़ी होंगी। असबाब की 4 किस्में होती हैं ना, इसमें असबाब सूरिया, मादिया, फालिया और तमामिया है। और तो इसमें मैचिंग के लिए पूछा ये गया था कि इसमें असबाब फालिया कौन है, असबाब मादिया कौन है, असबाब सूरिया कौन है। ठीक है, तो असबाब मादिया, असबाब पहला ए ऑप्शन जो था वो था असबाब सूरिया। ठीक है, असबाब सूरिया में मिजाज और कुआ आता है। तो इसमें कुआ, मिजाज तो दिया नहीं हुआ, कुआ दिया हुआ है, तो थर्ड नंबर पे आपका कुआ दिया हुआ है। तो असबाब सौरिया हो गया कुआ। फिर असबाब मादिया भी दिया हुआ है। असबाब मादिया जो है वो आपको, असबाब मादिया में वो असबाब होते हैं जिसमें सेहत या मर्द कायम होता है, उसको असबाब मादिया कहते हैं। ठीक है, तो असबाब मादिया में आपके आ जाते हैं अरकान, अखलाक, आज़ा और अरवाह। ठीक है, तो वहां पे आज़ा दिया हुआ है तो बी का सेकंड होगा। ठीक है, उसके बाद असबाब फाइलिया दिया हुआ है। असबाब फाइलिया आपने पढ़ा होगा, जो असरअंदाज होकर इंसान के सेहत को कायम रखते हैं उनको असबाब फाइलिया कहते हैं। इसकी 2 किस्में थी आपने, इसबाब सित्ता जरूरिया और गैर सित्ता जरूरिया। इसमें हवा जो है सित्ता जरूरिया से आ जाता है, तो इसबाब फाइलिया हो गया, तो सी का फोर्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका असबाब तमामिया था। असबाब तमामिया में अफ़ाल होता है। तो इस हिसाब से जो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे वो फोर्थ थे, फर्स्ट का, सेकंड का भी, थर्ड का, फोर्थ का सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्द की सूरत में तबीयत की असल मुआलिज है। ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो एक मर्द की सूरत में तबीयत की असली मुआलिज है, दूसरा है तबीयत का दूसरा नाम तबाही है। इसमें जो है मर्द की सूरत में तबीयत की असली मौलिक होता है। ठीक है, और तबीयत का काम होता है सिर्फ उसकी मुआवनत करना, उसकी मदद करना। तो पहला सही है। सेकंड है तबीयत का दूसरा नाम तबाही है, तबीयत का नहीं बल्कि तबीयत का दूसरा नाम तबाही है, ये आप गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ वो सिर्फ पहला सही होगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से बना हुआ है। असर्शन रीजन के लिए मैंने आप लोगों से पहले भी बताया हुआ है कि असर्शन और रीजन को आप ये मत समझा करिए कि असर्शन सही दिया है, रीजन सही दिया है तो जो अमूमन जो फर्स्ट ऑप्शन बनाए जाते हैं वो सही होगा। क्योंकि असर्शन अलग चीज होती है, रीजन अलग चीज होती है, और रीजन जो हो वो एक्सप्लेन करे अच्छे से। असर्शन की जो वजह है, जो असर्शन बन रहा है, रीजन उसका सही से एक्सप्लेनेशन करे कि हाँ इस वजह से ये चीज हो रही है। जैसे 2 बातें अलग अलग कह दी गई कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो तो सही है, असर्शन रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होगा जो असर्शन है उसकी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सवाल बनाया गया था कि अनासिर की तारीफ में बसीत की कैद लगाई गई। भाई आपने पढ़ा ही होगा असर्शन अनासिर की तारीफ में कि अरकान या अनासिर या उसको खुद इसको जाना जाता है। तो ये बसीत मादा है। ठीक है, पहले ही कहा गया बसीत सिंपल को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कैद है बसीत के लिए। और उसका रीजन इनका ऐसे मादों में तकसीम करना मुमकिन नहीं जिनकी सूरत और माहियत मुख्तलिफ हों। देखिए जो बसीत होते हैं, सिंपल होते हैं, मुफरद होते हैं, अगर इनको मुनक़सिम नहीं किया जा सकता, यानी अरकान को जो पुराना कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो उसका जो पुराना कॉन्सेप्ट था ये था कि पहले अरकान को हम जो है वो नहीं कर सकते। अब तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स की बात होती है, तो एटम्स के लिए कहा जाता है, एटम डिस्क्रीट मास होता है, उसको हम वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उस वक्त के एतबार से अरकान के लिए कहा गया था कि अरकान वो चीजें होती हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। ठीक है, स्क्रीन में थोड़ा सा, हाँ एक अभी आप वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था तबीब और दवाई वाला, इसमें जो है एक क्वेश्चन में करेक्शन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है मर्द की सूरत में तबीयत ही असल मुआलिज होता है और तबीब का दूसरा नाम तबाही है। ठीक है, ये सही है दोनों।
तबीयत का दूसरा नाम तबाही नहीं, तबीब का। यहाँ पे जो मिस्टेक हो गया है वो ऑप्शन क्वेश्चन बनाने में, एक्चुअली में यहाँ पे तबीयत लिखना था लेकिन वो तबीब लिख गया हुआ है। तो इस एतबार से ये जो है दोनों सही है, ठीक है। ठीक है, तबीब का ही दूसरा नाम तबाही है, तबीयत का नहीं, ठीक। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये करेक्शन है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबियत अरकान की दलील किसने पेश की? तो अरकान की चार किस्में, जो अरकान को चार, किसी ने चार बताया, किसी ने एक बताया, किसी ने दो बताया, किसी ने 11 बताया, किसी ने जो है 5 बताया, किसी ने 14 बताया। इस तरीके से बहुत सारे या बहुत उसके डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। तो जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल था वो था अनासिर की चार किस्में होती हैं, अरबियत अरकान इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए जो दलील पेश की थी वो अल्लामा नफीस ने पेश की थी। उसने बताया था कि हवा क्या ठोस की जरूरत क्यों होती है, हवा की जरूरत क्यों होती है, ठीक है, रतब की क्यों होती है। तो उन्होंने कहा था ठोस मादा फिर उसको मुख्तलिफ अशकाल में तब्दील करने के लिए रतब की जरूरत होती है, और हवाई मादा की भी जरूरत होती है जिससे फला पैदा किया जा सके, ठीक है, और हार मादा की जरूरत होती है ताकि उसको पकाया जा सके। इस तरीके से पूरे कायनात का मकसद पूरा हो जाता है। तो ये दलील जो पेश की थी वो अल्लामा नफीस ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है मिजाज से क्वेश्चन, इम्तिजाज की किस्में है, ठीक है। इम्तिजाज की दो किस्में होती हैं, एक इम्तिजाज सादा या इम्तिजाज सादा जिसको कहते हैं, और एक इम्तिजाज हकीकी। तो इसकी दो किस्में हैं, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इम्तिजाज की दो किस्में होती हैं, एक होता है इम्तिजाज सादा या इम्तिजाज साजिद जिसको कहते हैं, और दूसरा इम्तिजाज हकीकी, ठीक है। नेक्स्ट, आगे किसके मुताबिक शहम का मिजाज जो है वो हार है, ठीक है। ये शेख ने कहा था कि शहम का मिजाज हार होता है, ठीक है। शेख का कौल है कि शहम का जो मिजाज होता है वो हार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अबू सहल मसीही की तारीफ के मुताबिक अखलाक को कितने गिरोह में तकसीम किया गया है? अबू सहल मसीही ने जो अखलाक की तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि जुमला रुतुबात जो बदन होते हैं उनको बैतबार महज 3 किस्म में तकसीम किया गया है, ठीक है। एक रुतुबत उरुकिया होता है, एक रुतुबत तजारीफ होता है, और रुतुबत उस्तुकुसिया। रुतुबत उरुकिया उसको कहते हैं जो उरुक के अंदर पाए जाते हैं, रुतुबत तजारीफ वो कहते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको हम लोग कहते हैं वो होते हैं, ठीक है। और रुतुबत उस्तुकुसिया जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं उनको रुतुबत उस्तुकुसिया या रुतुबत जौहरिया कहते हैं, ठीक है, या इसी को रुतुबत उनसुरिया भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले हुए चूने के मानी कौन सा बलगम होता है? देखिए आप बलगम की किस्में आपने पढ़ी थी तमाम के लिहाज से, बलगमी माई, बलगमी जिस्सी, बलगमी खाम, बलगमी हिजाजी, ठीक है। तो इसमें जो बलगमी जिस्सी होता है वो गले हुए सफेद चूने के मानी होता है। जब चूने को भिगा दिया जाता है उसके बाद जब उगल जाता है तो उसका शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसी तरीके का ये बलगम जो होता है वो जिस्सी कहलाता है। माई पानी की शक्ल का होता है, बलगम खाम जिसको मुखाती कहते हैं, ठीक है, ये मुखातिया की तरह होता है, लेसदार होता है, रफीक होता है। और बलगम जुजावी जो होता है वो पिघले हुए शीशे की तरह होता है, ठीक है। इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौदा के ताल्लुक से क्या सही नहीं है? देखिए सौदा के जो मुनाफे बयान किए गए हैं तो उसमें ये कहा गया है कि सौदा जो होता है वो खून के पैगाम को गलीज करता है, ये हड्डी का तगजिया करता है, और जितने भी स्याह आज़ा होते हैं या स्याह उसका भी तगजिया ही करता है। उसके अलावा भूख को जगाता है सौदा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया सही कौन नहीं है, तो सारे के सारे सही है, तो आंसर होगा सभी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ये ठीक है। असर्शन रीजन के ताल्लुक से ये सवाल पूछा गया है। स्क्रीन, जेरी आंतों में खुसूसन इमाम मुस्तकी में तासुन ज्यादा होता है, ठीक है। असर्शन कहा गया है कि जो जेर आंत होते हैं उसमें तासुन ज्यादा होता है। देखिए बैक्टीरिया वगैरह ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जेरी आंतों पर सफरा गिरता है जो तासुन पैदा करता है। देखिए सफरा जो होता है वो जेरी आंतों पे नहीं गिरता, ठीक है। सफरा कौन ईसा में गिरता है, और वो क्या तासुन नहीं पैदा करता बल्कि तासुन को रोकता है, ठीक है। आप सफरा को जो पढ़ेंगे आप सफरा के बारे में, तो सफरा क्या करता है, सफरा का काम ही तासुन को रोकता है, ठीक है। और ये सफरा जो होता है वो जेरियात में
नहीं गिरता, बल्कि ये माने पूर्ण सफरा का एक फेल ही है तापुन से रोकना, ठीक है। तो ये दूसरा असर्शन गलत हो, रीजन गलत हो गया, ऐसे भी एक्सप्लेनेशन की बात ही छोड़ दी है, तो सिर्फ असर्शन सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाए मुफरत को आज़ाए बसी कहा जाता है, ठीक है। आज़ा की जब आप तारीफ पढ़ते हैं तो आज़ा के बारे में ये कहा जाता है कि आज़ा जो है क्या है, बदन के जामी जजा आज़ा कहलाते हैं, ये मुस्तहकम होते हैं, इखलास से बनते हैं, ठीक है। ये आज़ा की तारीफ होती है। फिर जब अब आज़ा की मुफरद आज़ा और मुरक्कब की बात करते हैं तो मुफरद आज़ा उनको कहते हैं जो जिनकी क्या क्या हो, मुफरद हो यानी सिंगल हो, बसीत यानी सिंपल हो, मुतशाबह नजर आए एक दूसरे से, ठीक है, सिमिलर हो, तो इन्हीं को हम कहते हैं आज़ाए मुफरदा। तो जो आज़ाए मुफरदा की तारीफ के हिसाब से पूछा गया है कि आज़ाए मुफरदा को आज़ाए बसीत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसको बसीत कह सकते हैं, मुफरद कह सकते हैं, मुतशाबह कहते हैं, मुतशाबिहुल अजजा कहते हैं। इसका रीजन दे दिया जा रहा है कि इनके जुज और कुल पर एक ही नाम साबित नहीं आता है। देखिए, इनके जिसके जुज और कुल पर एक नाम साबित आता है उनको आज़ाए मुफरद कहते हैं, और जिनके जुज और कुल पर एक नाम साबित नहीं आता उनको आज़ाए मुरक्कबा कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि असर्शन आज़ाए मुफरद की बात कर रहा है, रीजन जो है सेहत के मुरक्कब के साथ वो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। वजाहत की तो बात ही छोड़ दीजिए कि उसकी वजाहत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है तरकीब के एतबार से आज़ाए मुरक्कबा की, आज़ाए मुरक्कबा किस तरकीब में शामिल है। देखिए, आपने तरकीब पढ़ा होगा, तरकीब के एतबार से तरकीब उला, तरकीब सानी, तरकीब सालिसी, तरकीब रुबाई, ठीक है। तो तरकीब उला की अगर बात करें तो ये अज़ला होते हैं, ठीक है। अज़ला को हम तरकीब उला में रखते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल लेके बताया गया आप उसमें उसूल फिक़ में जिक्र किया गया इसका कि आंख जो होता है ये तरकीब सानी होता है, फिर चेहरा जो होता है वो तरकीब सालिसी होता है, और सर पूरा जो होता है तरकीब रुबाई होता है, ठीक है। तो अदाए मुरक्कबा की तकसीम बातबार तरकीब अगर किया जाए तो उसमें जो आंख होता है वो क्या होता है, मतलब वो बंद किया हुआ वहीं गए थे ना अभी पैदल। ठीक है। चेहरा आदाए तरकीब के बाद सर आदाए मुरक्कबा की किस तरकीब में शामिल है, तो सर चौथी में होगा, राबियोई में होगा। जाते बुझाते आप लोग माइक अपना म्यूट रखिए। सभी को वो कर दीजिए आप प्लीज। आप लोग जब क्वेश्चन पूछना हो तभी अपने आप उसको अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट ही रखिए, ठीक है। किसी को किसी क्वेश्चन पे जब कोई वो हो तो तरकीब के एतबार से सर आज़ाए मुरक्कबा की किस तरकीब में शामिल है, तो यहाँ सर जो है वो चौथी तरकीब में, राबे या साहिब में शामिल है। यहाँ पे तीसरा आंसर दिया हुआ है, ये गलत है, इसमें करेक्शन है, आप लोग इसको भी करेक्ट करिएगा। आंसर आप जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये रुबाई में आएगा, ठीक है। सर चेहरा तीसरा में होता है, सालसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूह का इतलाक। देखिए, रूह के ताल्लुक से ये सवाल पूछा गया है, 13 क्वेश्चन जो आपका नंबर है, कि रूह का इतलाक कब होता है। रूह देखिए, जो हम हवा ऑक्सीजन जिसकी बात यहाँ नसीम की बात कर रहा है, तो उसको रूह कब कहा जाएगा। तो जब हवा नसीम के साथ नाक का रुख करती है तो तब भी वो रूह नहीं कहा जाता। जब नसीम खून में शामिल हो जाती है, ठीक है, तब इसको रूह कहा जाता है, ठीक है। जब ये जुज़े बदन होती है, जब ये नसीम फेफड़ों के राह मुंजज़ब होकर खून में शामिल हो जाता है, यानी जुज़े बदन बन जाता है, जब तक उसको हम जाकर रूह कहते हैं। उसके पहले जब हम सांस लेते हैं वो रूह नहीं कहलाता, फेफड़ों में जाता है वहां भी रूह नहीं कहलाता। जब फेफड़ों से डिफ्यूज होके जब वो ब्लड में शामिल हो जाता है तब जो रूह टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब ये खून में शामिल हो जाता है, कि और जुज़े बदन में, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैतबार फेल रूह की कितनी किस्में हैं। फेल के एतबार से या अगर पूछा जाए बैतबार वकू और महल के एतबार से तो इसकी 3 किस्में होती हैं, ठीक है, याद है, ठीक। रूह नफसानी, रूह हैवानी और रूह तबई, ठीक है। आपसे रूह की किस्में दो सवाल बनाए जा सकते हैं, एक तो बातबार महल और वकू, और एक बातबार अफआल। तो दोनों एतबार से, चाहे महल और वकू के एतबार से रूह की किस्म पूछा जाए या अफआल के एतबार से पूछा जाए, दोनों ही तौर पे रूह की 3 किस्में होती हैं, रूह तबई, रूह हैवानी और रूह नफसानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, ये कुव्वत पावर से कुआ से सवाल पूछा गया था। इसमें दलील पहला है कि अमल कुव्वत का सर चश्मा है, ठीक है।
और दूसरा है कुव्वत फेल का मबदा है। देखिए अमल कुव्वत का सरचश्मा नहीं होता है, अमल के सरचश्मे को कुव्वत कहते हैं, ठीक है। अमल के सरचश्मे को कुव्वत कहा जाता है, अमल कुव्वत का सरचश्मा नहीं है, बल्कि अमल के सरचश्मे को कुव्वत कहते हैं। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कुव्वत फेल का मुद्दा होता है, ये बिल्कुल सही है, तो सिर्फ दूसरा सही है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा लफ्जों का हेर फेर था इसमें क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा केयरफुली आप लोग पढ़ा करें सवाल। तो गलत, यही सब छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में होती हैं, इसी सबको बचाना होता है। टेस्ट का मेन मकसद यही होता है, एक तो आपका जो है प्रैक्टिस हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से एक्सपोजर हो, दूसरे किस तरह के सवालात बनाए जाते हैं, कहाँ हम गलतियां करते हैं, पढ़ने में जल्दी पढ़ के गुजर जाते हैं, या किस तरीके से हमको लाइन बाई, देखिए रटने से भी नहीं होता कि सारी चीजें आप लाइन बाई रही, समझने की जरूरत होती है। तो लाइन बाय लाइन रटे हुए थोड़ा सा हेर फेर कर देता है तो क्वेश्चन वहां पर चला जाता है। इसलिए किसी भी चीज को पढ़ें तो उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। और डिस्कशन का भी पर्पज यही होता है कि आपको सारी चीजें क्लियर कराई जाए, जहां भी कंफ्यूजन हो रहा है, जो चीजें आपने कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो आपने रटा हुआ है, उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वते मुहर्रिका के मसालिक कौन है। तो कुव्वते मुहर्रिका के मसालिक की जब बात की जाती है तो इसका आसाब होता है, ठीक है। कुव्वते मुहर्रिका के इसके मसालिक आसाब होते हैं, ना तो दिमाग होता है ना तो नुका होता है। मरकज पूछा जाएगा जब, तो दिमाग होता है, और इसके मसालिक होते हैं आसाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन कोया खंसा जाहिरा के ताबे है। देखिए कोया हवा आपने पढ़ा होगा, कोया खंसा जाहिरा के ताबे कौन है, और इसमें कौन कोया खंसा जाहिरा के ताबे नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिया कुव्वते लामसा, कुव्वते जाज़बा, कुव्वते दाफिया, कुव्वते हाफिजा, कुव्वते शामा। तो सवाल पूछा गया कौन ताबे नहीं है। देखिए लामसा और शामा जो होते हैं ये कुव्वते हवा खंसा जाहिरा की किताबें हैं, ठीक है। और इसमें जाज़बा, दाफिया और हाफिजा ये इसके ताबे नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, ये कि रोशनी की ज्यादती क्यों। देखिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन में हम लोग डाले हैं ताकि एग्जाम में आ जाते हैं आप लोग, तो उसमें गलती क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि एक्सप्लेनेशन, असर्शन आपने देख लिया सही है, रीजन भी कोई दिया हुआ सही है, आपने तुरंत फट से पहला ऑप्शन मार दिया। असर्शन रीजन सही होना कोई मतलब नहीं है, जब रीजन एक्सप्लेन करे, वो वजह बताए जो सही तरीके से जिस चीज को बताया गया है, तब जैसे अभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, हम बता रहे थे कि जैसे कहा गया है कि रोशनी की ज्यादती के वक्त सबका एम्बिया क्या होता है, पीपल क्या होता है, सिकुड़ जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब भी कोई लाइट सोर्स आता है तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सी ही दिया हुआ है कि रोशनी की ज्यादती वक्त सबका एम्बिया सिकुड़ जाती है, सेशन बता रहा है। इसका रीजन ये बता रहा है कि नूर की ज्यादती फेल बसर के लिए मुझे, देखिए क्योंकि जब रोशनी ज्यादा होती तो सिकुड़ेगी, और सिकुड़ती क्यों, उसकी वजह ये होती है कि ज्यादा रोशनी आंख के लिए नुकसानदेह होती है, रोशनी के लिए नुकसानदेह होती है, फेल बसर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए वो सिकुड़ जाती है। एक असर्शन, उसका रीजन और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस तरीके से जब सवाल आपके होंगे तब जाके फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यही तो क्वेश्चन होता है कि रोशनी की ज्यादती जो सबके अंदर सिकुड़ जाती है, फिर एट्रोपिन डाल देते हैं तो डायलेट हो जाती है, रीजन में दे देता। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन सही होता, लेकिन वजाहत नहीं होती, तो वो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट ऑप्शन तब नहीं लगता, तब वो आपका दूसरा होता। फर्स्ट असर्शन भी सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन इसकी वजाहत नहीं कर पा रहा, तब सेकंड ऑप्शन हो जाता। क्योंकि बातें दोनों सही है कि रोशनी की ज्यादती के वक्त सिकुड़ जाती है, एट्रोपिन डालते हैं डायलेट हो जाती है, लेकिन क्या होता है, वजह नहीं थोड़ी ना है कि रोशनी की और एट्रोपिन से कोई ताल्लुक यहाँ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ जो बात कर रहा हूँ, वहाँ रोशनी ज्यादा हो रही है, उसके नतीजे में क्या हो रहा है, फेले बसर के लिए क्योंकि नुकसान में होती है इसलिए सिकुड़ जाती है, तो इसका रीजन बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई उम्मीद यही है कि आप लोग आइंदा से अटेंशन रीजन में कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके कुआ से ही सवाल है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कुव्वते जाज़बा, मुलक्का, मुशब्बहा, ये सब तो उसी को उसका वो था, मिलान के लिए आता, अक्सर सवाल आ जाते हैं मिलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि किस में, किसके फेल में खराबी लायक होने के नतीजे में क्या होता है। तो पहला दिया था कुव्वते इंजज़ाब की खराबी। तो कुव्वते इंजज़ाब में जब खराबी लायक पैदा हो जाती है तो उसे हुजाल, एट्रोफी जिसको कहते हैं, मर्ज पैदा हो जाता है, ठीक है। और कुव्वते मुलक्का, मुलक्का जो होता है वो चिपकाने वाला, ठीक है, इल्साक से बना हुआ है। तो कुव्वते मुलक्का की खराबी से जो पैदा होता है वो इसका पैदा हो जाता है, एसाइटिस जिसको कहते हैं। और कुव्वते मुशब्बहा, यानी आपने तशबीह से पढ़ा हुआ है, मुशब्बहा
तो मुशाबे, इसमें जब खराबी पैदा होती है तो मर्द बर्फ लाइक हो जाते हैं, यानी जो वजू जिस तरह का है उस तरह का नहीं बना पा रहा है। तो देखिए हमारी स्किन का कलर सब अगर जो है वाइटिश है या जो है समझ लीजिए उसको डार्क कलर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है व्हाइटनिंग हो जाती है। तो जिस तरह हमारी स्किन का जो कलर होता है वो कलर नहीं हो पाता, तो इसमें मुशब्बह की खराबी की वजह से। तो इसका ये हो जाएगा, पहले का भी, सेकंड का है, थर्ड का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए फेले मुफरद की मिसाल में शामिल नहीं है। आपने पढ़ा होगा अफाल की किस्में बलिहाज तरकीब। ठीक है, अफाल की दो किस्में होती हैं तरकीब के, अफाल मुरक्कबा और अफाल मुफरदा। तो पूछा गया है इसमें फेले मुफरद की मिसाल में शामिल नहीं है। फेले मुफरद कौन है, फेले मुरक्कब कौन है? ठीक है, तो इसमें जो फेले तनफुस है, ठीक, ये फेले मुफरद नहीं है। ठीक है, कोते शामा वगैरह जो है, फेले बसर है, फेले जज्ब है, फेले शामा है, ये जो है फेले मुफरद है। ठीक है, और फेले तनफुस ये मुरक्कब में आता है। ठीक है, चलिए। फेले मुफरद का मतलब ये होता है जो किसी एक कुव्वत से तकमील पाए। ठीक है, जैसे या तो अफ़ाल नफ़ानिया से, या अफ़ाल हैवानिया से, या अफ़ाल तबिया से। ठीक है, उसी बेसिस पे क्वेश्चन बना हुआ है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 21 तारीख और का एक क्वेश्चन है। 21 क्या है, कंटिन्यू कर रखते हैं। 21 पे कंटिन्यू करूँ सर? हाँ 20 में हो तो कंटिन्यू करिए 21। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डाउट तो नहीं है किसी क्वेश्चन में जो हमने अभी एक्सप्लेन किया अभी? ठीक है, तो नेक्स्ट है 21 में, चीनी चीज के मुताबिक गलत क्या है? तो चीनियों का बाबायती शीन को कहा जाता है। ठीक है, जो शीन नंग है इसको चीनी का बाबायती कहा जाता है। जो चीनी टिब है उसका फादर इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हुआंग टी, एक मुमताज रेड एम्परर कहा जाता था। तो जो हुआंग टी था उसको रेड एम्परर नहीं बल्कि इसको येलो एम्परर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड एम्परर को जो कहा जाता है वो शीन नंग को कहा जाता है। शीन नंग रेड एम्परर था और हुआंग टी जो है इसको येलो एम्परर के नाम से जाना जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और चीनी टीप के मखसूस तरीके इलाज में इलाज बिल है, इलाज बिल गलत शामिल है। ठीक, तो इसमें जो है ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत था। ठीक है, हुआंग टी को रेड एम्परर नहीं कहा जाता बल्कि शीरंग को कहा जाता है रेड एम्परर, हुआंग टी को कहा जाता है येलो एम्परर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे आए। देखिए इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन है सुश्रुत सुश्रुत संहिता से। ठीक, सुश्रुत संहिता में शल्य तंत्र के नाम से एक बाब है जिसमें जराहत का था, जो जराहत के मुताबिक है। ये सही बात है, जो सुश्रुत संहिता है वो जराहत, इसमें एक बाब है जिस जराहत के मुताबिक से है। और इसमें दूसरी दलील बताई जा रही है यूनानी टीम के तरीके इलाज में, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल जराहत और इलाज बिल सफ़र। देखिए यूनानी टिप में हम लोग इलाज बिल तदबीर भी करते हैं, इलाज बिल ग़िज़ा भी करते हैं, इलाज बिल दवा भी करते हैं, और इलाज बिल जराहत या इलाज बिल यदीसी को कहते हैं। लेकिन इलाज बिल सहर, जादू टोना, सहर ये जादू से, ये जादू ये यूनानी टिप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये बाबुली वगैरह में होता था सहर को, जादू को। ठीक है, तो इसलिए जो है सिर्फ पहला इसमें सही होगा, दूसरा इसी वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सहर भी शामिल कर लिया गया है, यूनानी तरीके इलाज में सहर को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में अक्कलिबूस के ताल्लुक से बात की गई है, असर्शन रीजन देके। अक्कलिबूस को तबीब अव्वल का दर्जा दिया गया है, असर्शन बताया गया है। दूसरा ये है मुख्तलिफ जगहों पर इबादत खानों की तामीर हुई जो अक्कलिबूस के मंदिर कहलाए, रीजन इसका बताया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है, इलाज मौलजा जब ये शुरुआत समझ लीजिए अक्कलिबूस को अगर तबीब अव्वल कहा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तिब का काम बाकायदा किसी मर्द को, जैसे जादू टोना से हट के थोड़ा सा किसी को मरीज समझना और उसको शिफा देना, इसी ने शुरुआत की थी अक्कलिबूस ने। इसलिए इसको अक्कलिबूस को तबीब अव्वल कहा जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर इबादत खानों की तामीर हुई जो अक्कलिबूस के मंदिर कहलाए।
देखिए, ये बात सही है कि मुख्तलिफ जगहों पर इबादत खानों की तामीर होती, जो कलीबूस के जिसमें पुतले लगाए गए, उसकी मूर्ति लगाई गई और उसकी पूजा होती थी। ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि तबीब अव्वल इसलिए कहा गया क्योंकि उसके मंदिर बनाए गए। मंदिर इसलिए बने थे क्योंकि वो बेहतरीन तबीब था। ठीक है, तो इसका रीजन ये गलत है। तबीब अव्वल कहने का मतलब ये हुआ कि फन तिब की इब्तिदा इसने की थी। अब ये अगर रीजन में होता है क्योंकि इसने फन तिब की इब्तिदा की थी, तब ये रीजन सही हो जाता। ठीक है, रीजन तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा बल्कि सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है सर एक्चुअली जिसको जी, बत, बताएं क्या कह रहे हैं। क्या किसी को कोई इसमें कोई डाउट है, बोले, किसी को कोई डाउट। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क प्रॉपर नहीं है लग रहा है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप जब बाइंड अप करेंगे तो उस समय पूछ लीजिएगा। आवाज थोड़ा सा नेटवर्क में आ पाइए। नेक्स्ट है, बुकरात की तहरीर करदा किताब में शामिल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये अगला क्वेश्चन है 24, उसमें पूछा गया है कि बुकरात में इसमें कौन सी तस्नीफ जो यहाँ जिक्र किताबों का जिक्र किया गया है, तो उसमें कौन सी किताब बुकरात की नहीं है। ठीक है, इसमें किताबुल फसूल है, किताबुल अहदिया वल मियात वल बुलदान है, किताबुल मिजाज है, किताबुल तहसीर है, किताबुल कुल्लियात है। तो इसमें जो है बुकरात की जो किताबें लिखी गई हैं, बुकरात में जो किताबें लिखी हैं, इसमें किताब तबीयतुल इंसान है, किताबुल जिन्ना है, किताबुल अखलाक है, किताबुल फसूल है, किताबुल अगरिया है। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें किताबुल फसूल, ठीक, और किताब, ठीक है, किताबुल फसूल, किताबुल अगरिया और बुलदान, ये बुकरात की किताब है। ठीक है, किताबुल मिजाज, किताबुल तफसीर, किताबुल कुलियात, ये सब बुकरात की किताबें नहीं है। तो इसमें सी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गजरूफ मतली, ठीक है, इपिग्लॉटिस को कहते हैं कि फेल को वादे करने वाला तबीब कौन था। तो इरास्त्रातुस ने गजरूफ मतली के फेल को बताया था। ठीक है, ठीक है, इपिग्लॉटिस है, इपिग्लॉटिस उसको कहते हैं गजरूफ मतली। इसके फेल को वादे किया था इरास्त्रातुस ने। इसके अलावा उसने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था, पल्मोनरी आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सब के बारे में। ठीक है, रिसाला जिक्र वलहबा किसकी था, ये जकरिया राजी ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का है। 26 कौन सा था, शायद करें 26 छूट रहा है शायद। मैम क्वेश्चन नंबर 26, 26 चाहिए। ठीक है, रिसाला जिक्र वलहबा हो गया, जकरिया राजी की तस्नीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बैतुल हिकमत का कयाम किस वक्त में हुआ था। ठीक है, बैतुल हिकमत के बारे में पूछा गया, किस अहद में, अहद अब्बासी में, अहद, इस तरह से ये पूछा गया, इसका मकसद है। तो बैतुल हिकमत का कयाम कब हुआ था, ये अहद अहद अब्बासी में। ठीक है, खलीफा मामून रशीद ने इसका वो किया था। ये पूछा जाता है आपसे सवाल कि कभी पूछा जाएगा किसने किया, किस अहद में किया, तो यहाँ अहद के बारे में पूछा गया था, तो अहद अब्बासी में हुआ था। ठीक है, आवाज तुम्हारी जरा माइक म्यूट कर भाई, आप किसकी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 में पूछा गया है कि किताब तफसीर का कौन सा मकाला जरा से ताल्लुक रखता है। किताब तफसीर का मकाला जो है 30,
ये जराह से ताल्लुक रखता है, ठीक है। इसमें 4 और 5 दिया था, 13 और 17 दिया गया, 19 दिया गया। जो 30 मकाला है 30वां, वो जराह से ताल्लुक रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तूर लतीफा अबुल कासिम फरिश्ता की तस्नीफ करदा किताब है। देखिए दस्तूर लतीफा जो है इसको अबुल कासिम फरिश्ता ने लिखा था, ठीक है। और दूसरा बयान दिया हुआ ये किताब इख्तियार कासिमी के नाम से, जो ये दस्तूर लतीफा है ये किताब इख्तियार कासिमी के नाम से मारूफ हुई थी। यानी ये दस्तूर लतीफा को ही इख्तियारात कासिमी कहते हैं। जो तो दस्तूर लतीफा अबुल कासिम फरिश्ता की तस्नीफ है और ये किताब इख्तियारात कासिमी के नाम से मारूफ हुई, यानी दस्तूर लतीफा को ही इख्तियारात कासिमी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बयान 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा सिकंदरिया किसने कायम किया? सिकंदरिया जो है वो बतलीमुस अव्वल ने कायम किया था। सिकंदरिया आजम ने एक शहर कायम किया था, ठीक है। तो और ये जो सिकंदरिया मदरसा था वो बतलीमुस अव्वल ने कायम किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालिनूस कहाँ पैदा हुआ था? भाई जालिनूस इस बार का शायद सवाल भी था ये कि जालिनूस की वो पैदाइश कहाँ है? तो जालिनूस जो है वो एशिया माइनर में एक जगह है, ठीक है। पर परगामोन, ठीक है, परगामोन में ये पैदा हुआ था जालिनूस। ये एशिया में पड़ता है, एशिया माइनर में, ठीक है। तो उसकी जय पैदाइश परगामोन होगा आंसर, ठीक है। जय पैदाइश जरूर देख लीजिए कि कुछ मशहूर अतीबा जो है किस शहर में, शहर का या किस मुल्क का, ठीक है। दस्तकरदूस की तस्नीफ करदा किताब है, दस्तकरदूस ने लिखी थी किताबुल हशाइस और किताबुल सना, ठीक है। जैसे इससे कई सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये 2 किताबें बड़ी मशहूर हुई हैं। दस्तकरदूस की एक किताबुल हशाइस यानी जड़ी बूटियों का जिक्र, और दूसरा किताबुल सना, सॉरी किताबुल समूम। दस्तकरदूस ने किताबुल समूम लिखा था और किताबुल हशाइस लिखा था। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ये होगा और सी होगा, तो सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर 33 क्वेश्चन है, अबू सहल मसीही जुरजान में पैदा हुआ था। ये इब्न सीना का शागिर्द था। देखो अबू सहल मसीही जो है वो जुरजान में ही पैदा हुआ था, उसकी पैदाइश जो है वो जुरजान में हुई थी, ठीक है। लेकिन सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है इब्न सीना का शागिर्द था। बाद अतिब्बा का कौल है कि ये इब्न सीना का उस्ताद था। अबू सहल मसीही जो है इस पे अख्तलाफ है, लेकिन कुछ अतिब्बा ने कहा है कि ये अबू सहल मसीही जो था वो इब्न सीना का उस्ताद था। यहाँ तो शागिर्द दिया हुआ, खैर ये गलत है, इसमें सिर्फ बयान सही है। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि इब्न सीना का उस्ताद अबू सहल मसीह था, तो आप कर सकते हैं, बाबा सिब्बा के नजदीक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, 34 एनाटॉमी का। एनाटॉमी में पूछा जा रहा है क्वेश्चन की टर्म एनाटॉमी कॉइन्ड बाय, एनाटॉमी टर्म किसने दिया था? तो इसमें ऑप्शन दिया हिप्पोक्रेट्स, अरिस्टोटल, हेरोफ्लस और मार्सेलो मेंटेजी। देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें से देख लीजिएगा टर्म के बारे में। टर्म जो दिया था वो अरिस्टोटल ने दिया था। अगर आपसे कहा जाए फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, तो हीरोफिलस है, ठीक है। और फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी तो विजेलियस होते हैं, ठीक है। तो ये और मार्सेलो मेल्पिजी ने तो बताया था आपको हिस्टोलॉजी वगैरह के बारे में, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बता, टिश्यू वगैरह के बारे में उन्होंने बताया था, इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो टर्म दिया था अरिस्टोटल ने, फादर ऑफ एनाटॉमी हीरोफिलस है, और फादर जो है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी या फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी तो हो जाएंगे विजेलियस, ठीक। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर है सेम लेंथ। ऑप्शन दिया हुआ है जो दिए हुए हैं इसमें, फीमेल इरेक्टा, ओइसोफेगस, ऑप्टिक नर्व, एनल कैनाल, फीमोरल कैनाल। देखिए जो इसमें जो होता है फीमेल इरेक्टा, उसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे ओइसोफेगस के बारे में, ठीक। और ओइसोफेगस इसकी लेंथ जो है ओइसोफेगस इसमें ऑप्टिक नर्व की है जो सेम लेंथ की होगी, यानी 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद फिर आपका आ जाता है एनल कैनाल, वो भी 4 सेंटीमीटर का आता है। उसके बाद फीमोरल कैनाल, तो फीमोरल कैनाल और इसमें एसोफेगस ये डिफरेंट लेंथ है। इन आप जो पांचों दिए गए हैं 5-6 उसमें डिफरेंट लेंथ के हैं। बाकी ये फीमेल रखा ऑप्टिक नर्व और एनल कैनाल सेम लेंथ के होते हैं, इनकी
इनका साइज 4 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन होगा ए, सी एंड डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इपिस्टेक्सिस में ब्लीडिंग का सोर्स जो होता है वो क्या है? तो इसमें स्फीनोपेनाटाइन आर्टरी होती है, वही ब्लीड करती है, स्फीनोपेनाटाइन आर्टरी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज आर्टरी ऑफ ब्रूमॉन्ट। देखिए आर्टरी का सेकंड नेम पूछा जाता है अक्सर, ठीक है, कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक, तो आपने पहला ये जो है स्फीनोपेनाटाइन आर्टरी, इसको आप कह सकते हैं इपिस्टेक्सिस आर्टरी। जो इसमें मार्जिनल आर्टरी ऑफ कोलन होता है उसको कहते हैं आर्टरी ऑफ ब्रूमॉन्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है फीमोरल आर्टरी के बारे में। फीमोरल आर्टरी के बारे में पहला स्टेटमेंट करा है कि फीमोरल आर्टरी एक्सटेंडेड फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी, और स्टेटमेंट कर रहा है पास अंडर द यूएन लिगामेंट इनटू द फीमोरल ट्रायंगल। देखिए जो फीमोरल आर्टरी होती है एक्सटेंडेड फ्रॉम इंटरनल इलियक आर्टरी से नहीं बल्कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये कहाँ से एक्सटेंड करती है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ऑप्शन, और स्टेटमेंट ए में दिया हुआ इंटरनल इलियक आर्टरी, तो स्टेटमेंट ए फॉल्स हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट बी है पास अंडर द इंग्वेरल लिगामेंट, सही है, इनटू द फीमोरल ट्रायंगल, ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है, और यही आके पॉप्युलेटरी आर्टरी कंटिन्यूएशन में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीन्स डू नॉट हैव वॉल्स। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, वीन्स कौन से वीन्स इसमें है जो वॉल्स नहीं पाए जाते हैं? कौन से वीन इसमें? तो सुपीरियर वेना केवा, अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन, ये दिया हुआ है जिसमें जो है वेन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा तो ऑप्शन ऑल होगा। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में भी वीन्स नहीं पाए जाते। राइट एट्रियम जहाँ पे ओपन होता है राइट एट्रियम, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता इंफीरियर वेना केवा में भी। इसके अलावा हिपेटिक पोर्टल, फेसिया, रीनल, ओवेरियन, यूटेराइन, सेरेब्रल, ठीक है, इमेजिनरी और पल्मोनरी और अम्बिलिकल, ये सारे के सारे वेन जो होते हैं, वीन जो होते हैं वाल्वलेस होते हैं, इनमें वाल्व नहीं पाया जाता। ठीक है, वैसे आर्टरी वाल्वलेस होती है और वीन वाल्व होता है, लेकिन कुछ वेन्स ऐसे होते हैं एक्सेप्शनली जिसमें वाल्व नहीं पाए जाते। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ चारों तीनों में तीनों वाल्व नहीं पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी हिपेटिक पोर्टल, फेसियल, रीनल, ओवेरियन, ओवेरियन, यूटेराइन वाल्व वेन्स जो होते हैं सब में भी वाल्व नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्टली सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं उनको हम सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज आल्सो नोन एज सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन। तो इसमें थाइमस और बोन मैरो जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, बाकी स्प्लीन, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स ये सब सब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट है कि ट्रू क्लाहेंड इज ड्यू टू लेजन इन अल्नर नर्व, अल्नर इज आल्सो नोन एज मीडियन नर्व। देखिए अल्नर नर्व का सेकंड नाम मीडियन नर्व होता है, इसको मीडियन नर्व बोलते हैं। और ट्रू क्लाहेंड जो होता है वो अल्नर नर्व से नहीं बल्कि मीडियन और अल्नर दोनों के लेवल जब होते हैं तब ट्रू क्लाहेंड बनता है। ठीक है, सिर्फ अगर प्लेन मीडियन नर्व में इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्लाहेंड होगा, वरना जो आपका ये होगा ट्रू, जब सिर्फ अल्नर नर्व में होगा लेजन तब बनेगा क्लाहेंड। और जब मीडियन और अल्नर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों में लेजन होता है तो ट्रू क्लाहेंड होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ट्रू और क्ला, प्लेन ट्रू, ट्रू क्ला हैंड अगर कहेगा तो मीडियन और अल्नर दोनों का क्ला हैंड होता है जब अल्नर नर्व में लेजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन ए नर्व ऑफ हे फीवर। ठीक है, जो विडियन नर्व होता है उसी को हम लोग कहते हैं हे फीवर नर्व, इसको, और इसका दूसरा नाम है नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल, ये जो है इसको दूसरा टेरिगॉइड कैनाल को ये वो करता है सप्लाई, इसलिए इसका नाम जो है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है फीवर भी है, विडियन नर्व। इसकी जो होता है विडियन न्यूरोटमी की जाती है वैसोमोटर राइनाइटिस की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व पास थ्रू जुगुलर फोरामेन। ठीक है,
तो रूट्स कोर्स पूछा गया इसमें कि कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो जुगुलर फोरामेन से। तो जो क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11 यानी ग्लैसोफेरेंजियल, वेगस और एक्सेसरी, ये तीनों जो है वो जुगुलर फोरामेन से पास होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आल होगा, 9, 10, 11 दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोग्लासल अगर है तो हाइपोग्लासल कैनाल से जाता है, ठीक है। अगर ट्रोक्लियर है तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होता है। एब्सेंस भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होता है, ठीक है। फेशियल इंटरनल ऑडिटरी मेटर से होता है। तो सबके रूल्स कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये 9, 10, 11 जो होता है वो जुगुलर फोरामेन से पास होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन डिवाइड ऑफ एनी मस्कुलर अटैचमेंट। टेलस जो होता है उसमें कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। क्लेविकल जो होता है ये लॉन्ग बोन होता है और हॉरिजॉन्टली पाया जाता है। ओनली वन बोन फाउंड इन द बॉडी, लॉन्ग बोन लाइज हॉरिजॉन्टली, ठीक है, क्लेविकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, यस मूवमेंट नो मूवमेंट। जो हम यस मतलब जो हम सर को आगे की तरफ हिलाते हैं, नो मतलब लेटरल रोटेशन कराते हैं, ठीक है। तो जो एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट होता है वो क्या कराता है, एस मूवमेंट। इसमें सिर्फ फ्लेक्शन होता है, एक्सपेंशन नहीं हो पाता, ठीक है। और एटलेंटो एक्सियल जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं नो, ठीक है, नो मूवमेंट। तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल एस मूवमेंट, एटलेंटो एक्सियल नो मूवमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया था एस मूवमेंट। एस मूवमेंट क्या होता है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल, यानी फर्स्ट वर्टिब्री सर्वाइकल और ऑक्सीपुट, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली जॉइंट डिसलोकेटेड। अगर इस तरह पूछा जाए सिर्फ मोस्ट कॉमनली जॉइंट डिसलोकेटेड तो शोल्डर जॉइंट होगा। और यहाँ पूछा गया है मोस्ट कॉमनली जॉइंट डिसलोकेटेड इन चिल्ड्रन। एडल्ट में बात किया जाए या सिर्फ नॉर्मली से बोल दिया जाए कि मोस्ट कॉमनली जॉइंट डिसलोकेटेड, तो वो शोल्डर जॉइंट होता है, ठीक है। इन जनरल अगर बात की जाए तो एडल्ट की बात की जाती है, लेकिन चिल्ड्रन में जो होता है वो शोल्डर नहीं बल्कि एल्बो जॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्बो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलॉट ट्रायंगल। देखिए कुछ ट्रायंगल्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, और जिसमें आप जो है एंगल ऑफ है, कलॉट ट्रायंगल है, कॉस ट्रायंगल है, एंगल ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, एंगल ऑफ टेन है। तो इसमें क्रॉस ट्रायंगल क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो लैंड, पहला ऑप्शन दिया हुआ लैंडमार्क ऑफ एबी नोड। ये एबी नोड जो लैंडमार्क होता है वो होता है कॉस ट्रायंगल, ठीक है। फिर है लैंडमार्क ऑफ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। चेस्ट ट्यूब इंसर्शन के लिए जो लैंडमार्क होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद जो है लैंडमार्क ऑफ सिस्टिक आर्टरी, यही होता है क्रॉस ट्रायंगल, ठीक है। कोलेसिस्टेक्टमी में सिस्टिक आर्टरी को यहाँ पे वो करते हैं हम लोग बचाने के लिए, ये लैंडमार्क होता है उसको पहचानते हैं, इसे उसी को बोलते हैं हम कैलॉट ट्रायंगल, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस इको हो रही है। किसको, कैलॉट ट्रायंगल को? हाँ जी, जो लैंडमार्क्स आपने बताए ना अभी, तो उसमें जो हाँ, ट्रायंगल जैसे बताया। स्पेसिफिक हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए या किसी उसके लिए एक लैंडमार्क किया गया है कि उस एरिया में हम जाके एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है कुछ, यानी उसको जो बाउंड्री बनाती है उस एरिया को बाउंड करती है, और शेप जो आता है वो ट्रायंगुलर शेप आता है, इसलिए उसको ट्रायंगल कहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल कुछ है जैसे हम बता रहे हैं वो कॉस ट्रायंगल हुआ, एंगल ऑफ सेफ्टी हुआ। तो जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिया था एबी नोड के लिए लैंडमार्क जो होता है वो होता है कॉच ट्रायंगल, ठीक है। जो कैश ट्रायंगल होता है वो एबी नोड के लिए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, ठीक। उसके बाद एंगल ऑफ सेफ्टी जो होते हैं वो लैंडमार्क ऑफ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, ठीक है। चेस्ट ट्यूब जब डालते हैं तो इसी एरिया में डाला जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ सेफ्टी, ठीक। उसके बाद आपका जो है कलॉट, कलॉट जो होता है वो जो कोलेसिस्टेक्टमी की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है सिस्टिक आर्टरी को बचाने के लिए, सिस्टिक आर्टरी कहाँ है उसको जानने के लिए इसी एरिया में पाया जाता है, तो उसी को कहते हैं मतलब लैंडमार्क ऑफ सिस्टिक आर्टरी। ये क्लॉट ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री होती है वो सिस्टिक डक्ट, ठीक है, कॉमन हिपैटिक डक्ट और पोर्टल हिपैटिक, ये इसकी बाउंड्रीज होती है। इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो सिस्टिक आर्टरी पाया जाता है कलर ट्रायंगल के अंदर,
और राइट हिपेटिक आर्टरी, एक्सेसरी राइट हिपेटिक आर्टरी और एक्सेसरी बाइल डक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिस्मस इज काज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैसेटर की वजह से। ठीक है, जो मैसेटर मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ट्रिस्मस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स ऑफ रेप। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स है, उसके जो दूसरे नाम होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इससे कुछ ऐसे होते हैं, बॉक्सर्स मसल्स, ठीक है, स्विमिंग मसल्स, क्लाइंबिंग मसल्स, ठीक है, मसल्स ऑफ रेप, ठीक है, रेड मसल, टेलर मसल, फॉरगेटन मसल, ये सब पूछे जाते हैं, चार छह हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने पूछा था कि मसल्स ऑफ रेप किसको कहते हैं, या इसी को एंटी रेप भी कहते हैं। ठीक है, मसल्स ऑफ रेप या एंटी रेप। तो ग्रेसिलिस मसल जो होता है उसको कहते हैं हम मसल्स ऑफ रेप या एंटी रेप। जो सार्टोरियस यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सार्टोरियस को कहते हैं मसल्स हनीमून। ठीक है, और लेटिस्मस व्यासाई जो होता है उसको कहते हैं क्लाइंबिंग मसल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्लाइंबिंग मसल्स किसको कहते हैं, तो लेटिस्मस व्यासाई को, सार्टोरियस को कहते हैं मसल्स ऑफ हनीमून, और ग्रेसिलिस जो होता है वो रेप और एंटी रेप दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सम फेसिया के बारे में पूछा गया है कि स्टेटमेंट दिया हुआ कि सिक्सम फेसिया इज सुप्रापिलुरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कवर बेस ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए जो सिक्सम फेसिया होता है ये जो है सुप्रापिलुरल मेम्ब्रेन। ठीक, सिक्सम फेसिया इज अ फेसिया ऑफ सुप्रापिलुरल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है। लेकिन ये कवर इट कवर बेस ऑफ लंग, ये बेस नहीं बल्कि अपेक्स को कवर करता है लंग्स के। ठीक है, ये सुप्राप्यूरल मेम्ब्रेन होता है सिप्सन फेसिया, लेकिन ये कवर करता है किसको, अपेक्स ऑफ लंग्स को, नॉट की बेस ऑफ लंग्स। तो इसमें ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टीथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो परमानेंट टीथ, टेम्पोररी टीथ, ठीक है, या जो है इसमें कौन से कभी कभी वो जो है प्री मोलर मोलर का फार्मूला को इधर उधर कर देता है, ये डेंटल फार्मूला ही पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था विजडम टीथ के बारे में। तो विजडम जो टीथ होता है वो थर्ड मोलर होता है जी, सबसे लास्ट में यही निकलता है, इसी को इसको विजडम टीथ या अक्कल दांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट बर्ड एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ये खूब पूछा जाता है, किसमें प्रेजेंट या एब्सेंट करके ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेस्ट बर्ड एब्सेंट, फेरिंक्स, लैरिंक्स और इसोफेगस एपिग्लॉटिस। तो टेस्ट बर्ड जो होते हैं टंग के अलावा लैरिंक्स में भी पाए जाते हैं, वो इसोफेगस में भी पाए जाते हैं, एपिग्लॉटिस में भी पाए जाते हैं, और पैलेट पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, टंग के अलावा टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पैलेट पे, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स और ओइसोफेगस, लेकिन फेरिंक्स में नहीं पाया जाता। तो इंपॉर्टेंट है, एक तो नहीं पाए जाने में आप याद करिए फेरिंग, और दूसरे कहाँ और पाया जाता है अगर पैलेट, टंग के अलावा, टंग, पैलेट, पैलेट। ओइसोफेगस और इपिग्लॉटिस। ओके सर। ओइसोफेगस में भी टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं और इपिग्लॉटिस में भी पाया जाता है। ठीक है, फेरिंग्स में टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे नियरेस्ट स्ट्रक्चर हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आपको कि फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओइसोफेगस सारे तो नियर अबाउट हैं, तो सारे मार देते हैं। ऑप्शन अगर यहाँ दिया होता तो इपिग्लॉटिस हटा दे तो मोस्टली लोग गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल गैंग्लिया, पूछा गया है बेसल गैंग्लिया कॉन्सिस्ट, कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं बेसल गैंग्लिया में। देखिए बेसल गैंग्लिया में तो 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3, 4, 5 और 6 करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो बेसल गैंग्लिया में टोटल पाए जाते हैं आपके 4 न्यूक्लियाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस क्या है, सिंपैथेटिक के फंक्शंस क्या है, दोनों में डिफरेंशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, खूब पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से आना चाहिए। इसको अच्छे से दोनों के डिफरेंस देखिए, लिस्ट बाकायदा आपके किसी भी बुक में पढ़ेंगे आप, दोनों के डिफरेंस मिलते हैं आपको। ठीक है, तो कभी आपको पैरासिम्पैथेटिक का कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, कभी सिंपैथेटिक का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि पैरासिम्पैथेटिक
nerve system is responsible for rest and digest, fight, ejaculation, sweating. ये fight and flight हार्मोन ही sympathetic nervous system responsible होता है fight and flight के लिए, ejaculation भी sympathetic और sweating भी sympathetic, ठीक है। जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप ये पूरी लिस्ट देख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे अच्छी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। तो यहाँ आंसर जो होगा वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुस्मॉल साइन इश्यूज, ठीक है। तो कुस्मॉल साइन जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिस और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इन दोनों में कुस्मॉल साइन देखने को मिलता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इन दोनों कंडीशंस में कुस्मॉल साइन देखने को मिलता है, ठीक है। कुस्मॉल साइन में प्रेजेंट होता है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दीजिएगा, एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्मॉल साइन होता है इसमें इंस्पायरेशन जो है, इंस्पायरेटिव फेज इंक्रीज हो जाता है, जेबीटी, और जुगुलर वेनस प्रेशर भी बड़ा होता है, ठीक है। पल्स प्रेशर इक्वल टू, देखो पल्स प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, पल्स प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होते हैं उनका डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर के नाम से जाना है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पल्स रेट और पल्स प्रेशर। 72 पर मिनट जो दिया हुआ ऑप्शन में इसमें दिया हुआ वो पल्स रेट होता है, ठीक है। और पल्स प्रेशर जो होता है वो डिफरेंस ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक कितना 40, डायस्टोलिक 80, तो 120 माइनस 80 इक्वल टू 40 mmHg। तो पल्स प्रेशर जो होगा वो 40 mmHg होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ड्यूडेनम में होता है। मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन वो होता है ड्यूडेनम में। जो ड्यूडेनम होता है, ठीक है, वहां पे एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का होता है, ठीक है। और इलियम जो होता है टर्मिनल, उसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कोलन में खाली पानी का होता है और कुछ नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, फर्टिलाइजिंग एंड सिक्रेटेड बाय स्पर्म और एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेटेड बाय ओवम। देखिए फर्टिलाइजिंग जो होता है वो सिक्रेट करता है ओवम, और एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेट करता है वो स्पर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों उल्टा दिया हुआ, फर्टिलाइजिंग को स्पर्म बताया हुआ है, जबकि ये कौन सिक्रेट करता है, ओवम करता है। और एंटी फर्टिलाइजिंग को यहाँ ओवम बता रहा है, जो सिक्रेट करता है स्पर्म। तो इसलिए ए और बी बोथ इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, बार बॉडी फाउंड इन, बार बॉडी जो होता है वो आपके इंटरफेज में मिलता है, ठीक है। बार बॉडी जो है कोई सेंस जिसको G0 फेज कहते हैं, इंटरफेज में आपके G1 और G2 होते हैं, तो बार बॉडी इसमें मिलता है G1 और G2 में, ठीक है। उसके बाद जो आपका डिवीजन फेज या एन फेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल को जो है हम सेल मेम्ब्रेन का रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन को यही रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम 61 करिए, पूरा ऑप्शन शो करिए। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन देखिए 61, तो रेगुलेटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होगा आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। परमेबिलिटी को यही वो करता है, इसीलिए इसको रेगुलेटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। इसी को लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोट बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट राइबोसोम होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ आंसर होगा, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन यूकैरियोट, हम लोग यूकैरियोट में आते हैं एनिमल प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट 62, लाइपोफ्यूशन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि लाइपोफ्यूशन क्या होता है।
तो वियर एंड टीयर पिगमेंट होता है येलो एंड रेड हो, और फाउंड इन न्यूबॉर्न फीडिंग ब्राउन एट्रॉफी। देखो लाइपोफिशिंग जो होता है इसको कहते हैं वियर एंड टीयर पिगमेंट, ठीक है। ये एट्रॉफी ये न्यूबॉर्न में नहीं बल्कि ओल्ड एज में दिखता है, ठीक है। और सीन इन ब्राउन एट्रॉफी, ठीक, तो इसमें सिर्फ ए और डी सही है, ठीक है। लाइपोफिशिंग के बारे में येलो ब्राउन होता है, येलो रेड नहीं होता ये। तो कलर भी इसमें गलत दिया हुआ है, और फाउंड इन न्यूबॉर्न में बल्कि ओल्ड एज में लाइपोफिशिंग देखने को मिलता है। और ये ब्राउन एट्रॉफी आप हर्ट में सी, तो इसका ऑप्शन ए एंड बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनैक पूछा गया। इनैक कभी कभी पूछ लेता है किसी का जो है अब्रिविएशन। तो इनैक किसके लिए है? एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम काउंट, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम चैनल, इपिथेलियल सोडियम चैनल और एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम चैनल। इपिथेलियल सोडियम चैनल को इनैक कहते हैं, ठीक है। ई फॉर इपिथेलियल, सोडियम इनने बनाई हुई, और सी फॉर चैनल, इपिथेलियल सोडियम चैनल, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड आयन इन चैनल दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सोडियम आयन होते हैं, ठीक है। ये सोडियम एब्जॉर्प्शन को ये कंट्रोल करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन अक्रॉस इपिथेलियल मेम्ब्रेन। इन न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट, एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ओरिजिनेट होता है एक्सॉन के बिलो, ठीक है। तो ये न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेटिंग एक्सॉन बिलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ रेटिना इज बाइपोलर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिपोलर, बाइपोलर, सीडोपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में पूछा जाता है। कौन यूनिपोलर है, कौन मल्टीपोलर है, कौन सीडोपोलर है, और कौन बाइपोलर है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो यहाँ बाइपोलर के बारे में पूछा जाता है, तो बाइपोलर जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रेटिना के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं बाइपोलर, ठीक है। यूनिपोलर जो आपका होता है वो फीकल न्यूरॉन होता है, और जो आपके सीडोपोलर होते हैं वो होते हैं डार्सल रूट का गैंग्लिया, ठीक है, सेंसरी गैंग्लिया। और मल्टीपोलर होते हैं ज्यादातर जो न्यूरॉन ब्रेन के होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं मल्टीपोलर होते हैं। तो यूनिपोलर, बाइपोलर, सीडोपोलर, मल्टीपोलर की एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए, ठीक। मोस्ट कॉमन इसमें ज्यादा पूछा भी जाता है, बाइपोलर के बारे में पूछा गया है। मेजर प्रोटीन ऑफ मसल्स इज एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, डिस्टिन। मेजर प्रोटीन जो मसल्स का होता है वो होता है मायोसिन, ठीक है। एक्टिन मायोसिन आपने पढ़ा होगा, इसमें मायोसिन जो होता है मेजर पोर्शन मायोसिन होता है, ठीक है। 60% लगभग होते हैं ये, ठीक है। आइए जल्दी मैम। नेक्स्ट है न्यूरोटैक्टिक सेंटर सिचुएटेड इन पॉन्स में, ठीक। मेडुला, थैलेमस, कॉर्टेक्स, एस्पाइटी सेंटर पूछा जाए तो मेडुला कहेंगे, लेकिन न्यूरोटैक्टिक के बारे में जब बात करेगा तो आपका आंसर पॉन्स हो जाएगा। तो केयरफुली यहाँ पे आंसर करिए, न्यूरोटैक्टिक सेंटर सिचुएटेड इन पॉन्स क्लेरोलाइज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, पूछा गया कॉल्चिसिन क्या होता है? माइटोटिक इनहिबिटर, मियोटिक इनहिबिटर, मोटिक स्टिमुलेटर और मियोटिक स्टिमुलेटर। कॉल्चिसिन जो होता है वो माइटोटिक इनहिबिटर होता है, माइटोटिक डिवीजन को ये रोकता है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है, इसको कहते हैं माइटोटिक इनहिबिटर कॉल्चिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। कार्टाजेनस सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच, कार्टाजेनस सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि सीरिया जो होता है इसका इमोटाइल हो जाता है, ठीक है। जो कार्टाजन सिंड्रोम होता है इस कंडीशन में क्या होता है, सीरिया इमोटाइल हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी इंपेयर्ड हो सकती है, फेलिपियन ट्यूब में स्पर्म मोटिलिटी इंपेयर्ड हो जाती है, ओवा वगैरह उसमें नहीं हो पाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है, सीरिया पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पाए जाते हैं इपीथेलियम, वहाँ पे भी सीरिया पाया जाता है, तो वहाँ पे भी इसकी मोटिलिटी कम हो जाती है, तो क्या होगा, स्पुटम वगैरह रुकने लगते हैं आपको, ठीक है। इसके नतीजे रिकरेंट साइनोसाइटिस वगैरह, ब्रोंकिटिस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्टाजेनिक सिंड्रोम में होता है, सीलिया जो है इमोटाइल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेंसिबल वाटर लॉस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है।
आपने पूछा होगा इनसेंसिबल वाटर लॉस मतलब ऐसे जो वाटर लॉस हमारे बॉडी से होते रहते हैं जिसको हमें पता नहीं चलता है, जिस वाटर लॉस के बारे में हमको फील नहीं होता है उसको कहते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया तो इनसेंसिबल वाटर लॉस मोस्टली होते हैं हमारे किससे, लंग्स से, रेस्पिरेशन के थ्रू, स्किन से होते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू, उसके अलावा फीसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है इनसेंसिबल वाटर लॉस इन फीवर। क्वेश्चन शो करें मैम। जब फीवर होता है तो फीवर के कंडीशन में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके नतीजे में जो वाटर लॉस होता है इंसेंसिबल वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और पसीना, रेस्पिरेशन दोनों के थ्रू जो वाटर लॉस होता है, तो 98 डिग्री से अगर बॉडी का हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हर 1 डिग्री पर, एवरी डिग्री पे 98 मतलब 98.6 फारेनहाइट पे आगे अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे अगर बॉडी का टेम्परेचर हर 1 डिग्री यानी 38 डिग्री पे होगा तो 2.5 ml पर केजी पर डे वाटर लॉस होगा। ठीक है, और अगर ये 99 पहुंच रहा है, 99 से 100 हो रहा है तो फिर 5 ml पर केजी पर डे। ठीक है, और 101 हो रहा है तो 7.5 ml पर केजी पर डे वाटर लॉस होता है। ठीक है, मतलब हाईली अमाउंट हुआ, इसलिए फीवर में आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन बहुत होता है, तो फीवर के पेशेंट को कहा जाता है कि प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि उसको हाइड्रेशन मेंटेन रखें, क्योंकि डिहाइड्रेशन के भी चांस होते हैं, अच्छा खासा अमाउंट वाटर लॉस होता है। तो फीवर में 2.5 ml पर केजी पर डे ईच एवरी डिग्री राइज। देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज द प्रेशर डिक्रीज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इस बार एक थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन है, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाड्रो लॉ के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज इफ द प्रेशर डिक्रीज, अगर किसी का हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ जाता है। ये किसने कहा था, बॉयल्स लॉ। ठीक, भाई पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, पी वी इक्वल टू एनआरटी है, तो अगर किसी गैस का हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये ला कहलाता है बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम अगर गैस का बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, या अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। और जो चार्ल्स लॉ होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है, यानी अगर हम वी डायरेक्टली पी इक्वल टू एनआरटी तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, और गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ा तो इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ, गैस का वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घटा इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। और जो एवोगैड्रो लॉ होता है, वो वॉल्यूम बढ़ाने से गैस के जो है अमाउंट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, हाँ सीआरपी। सीआरपी जो होता है वो बीटा ग्लोबुलिन होता है, आप मतलब अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, और ये लीवर में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो सीआरपी जो होता है वो होता है बीटा ग्लोबुलिन सिंथेसाइज इन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटनेस इज नॉट पॉसिबल इन, क्वेश्चन शो करें 74। जो कार्डियक मसल्स होते हैं उसमें टिटनेस नहीं होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स में हमारे क्या हो सकते हैं, टिटनेस हो सकता है, लेकिन जो कार्डियक मसल्स होता है उसमें टिटनेस नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टिटनेस इज नॉट पॉसिबल इन कार्डियक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निक एरिया। वर्निक एरिया इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दिया हुआ प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो वर्निक एरिया होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज और प्रोडक्शन ऑफ स्पीच जो होता है वो ब्रोकॉज एरिया में होता है। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज या स्पीच होता है वो ब्रोकॉज एरिया में होता है, और डेवलपमेंट जो होता है लैंग्वेज का वो होता है वर्निक एरिया। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो वर्निक एरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ बीपी वाया रेनी एंजियोटेंसिन एंड स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म और बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म मोस्ट सेंसिटिव। देखिए, जो लॉन्ग टर्म जो बीपी कंट्रोल होता है वो होता है रास मैकेनिज्म के थ्रू, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू। जो शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल होता है वो होता है बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू।
ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म जो करता है वो बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू, ना कि रास के थ्रू, ठीक है। और बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म हाईली सेंसिटिव होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म में एक्टिवेट होता है ये। तो इसमें जो है सिर्फ बी सही है, ए रॉन्ग है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड डिपेंड अपॉन। देखिए विस्कोसिटी जो होती है ब्लड की वो डिपेंड करती है हीमेटोक्रिट पे भी, प्लाज्मा प्रोटीन पे भी, फाइब्रिनोजन की। ये सब विस्कोसिटी, फाइब्रिनोजन का लेवल बढ़ेगा विस्कोसिटी बढ़ेगी, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ेगा विस्कोसिटी बढ़ेगी, हीमेटोक्रिट, ये सब विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया विस्कोसिटी ब्लड पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन यहाँ ऑल हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाता विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मेनली डिपेंड अपॉन, तो हीमेटोक्रिट होगा। अगर मेनली पूछा जाएगा तो आप हीमेटोक्रिट करेंगे, सिर्फ पूछा जाएगा डिपेंड अपॉन तो ऑल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ न्यूमोसाइट सिक्रीट, 78 क्या है, विच टाइप ऑफ न्यूमोसाइट सिक्रीट सर्फेक्टेंट। जो टाइप 2 सेल होते हैं न्यूमोसाइट के, देखिए आपने पढ़ा होगा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, जो टाइप 2 सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट, ठीक है। प्रीमेच्योर अगर डिलीवरी होती है तो यहाँ लंग सर्फेक्टेंट वगैरह डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर, देखिए वेटर टिप्स हैंड डिफॉर्मिटी, इसको कहते हैं आज पॉलिसी में देखने को मिलता है, या पुलिसमैन हैंड डिफॉर्मिटी, ठीक है। पुलिसमैन टिप्स कहते हैं, व्हाट वेटर टिप्स हैंड डिफॉर्मिटी की आज पॉलिसी में, ठीक है। दो पढ़ते हैं, क्लमकीज पैरालिसिस और आज पॉलिसी। तो जो वेटर टिप होता है वो होता है आज पॉलिसी में, ठीक है। विच स्ट्रक्चर अच्छा नॉट सर। कंटेंट ऑफ स्नफ बास के बारे में पूछा गया। देखिए स्नफ बास जो होते हैं उसमें रेडियल आर्टरी भी पाई जाती है, रेडियल ना पाया जाता है, ठीक है। और सिफिलिस में अल्नर आर्टरी स्नफ बास से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये कंटेंट नहीं है स्नफ बास का, ठीक। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अल्नर आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर ग्लास स्वेलिंग इज ड्यू टू। देखो आवर ग्लास आपने देखा होगा, दोनों साइड पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वेल होते हैं, और बीच में श्रिंक होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, आवर ग्लास, ठीक है। दोनों एंड जो होते हैं वो फूले हुए और बीच में श्रिंकिंग होती है, तो ये शेप जो बनता है आवर ग्लास। तो आवर ग्लास किस इन्फेक्शन में, किस जो है बर्सा के इन्फेक्शन में होता है, तो जब अल्नर बर्साइटिस होती है तो उस कंडीशन में आवर ग्लास स्वेलिंग देखने को मिलता है, ठीक है। जब अल्नर बर्सा में इन्फेक्शन होता है इस कंडीशन में आवर ग्लास स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। देखिए जिसमें रेट्रोपेरिटोनियल मतलब जो पेरिटोनियम के पीछे पाए जाते हैं, पेरिटोनियम कैविटी में नहीं पाए जा रहे हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो किडनी होता है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, रेक्टम का जो अपर 2/3 पार्ट होता है वो, और मोस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये भी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर आता है। ज्यादातर ड्यूडेनम का ज्यादा पार्ट, किडनी पूरी की पूरी, और रेक्टम का 2/3 अपर, ये सारे के सारे रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें आंसर आल हो जाएगा। नेक्स्ट है मिजेंट्री आर। मिजेंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन की एक फ्रैंक शेप फोल्ड है, दूसरा लिखा हुआ है डायरेक्टली डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन स्लाइड करें मैम। तो मिजेंट्री के बारे में पूछा रहा है, ये फ्रैंक शेप फोल्ड होता है और ये डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड होता है, ठीक है। तो फैन शेप तो होता है, ये सही है मिजेंट्री, तो सिर्फ ए करेक्ट होगा, बी इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें, तो ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। सर नेक्स्ट और क्वेश्चन, वर्टिकली नहीं ऑब्लिकली होता है शायद। हाँ ऑब्लिक, हाँ डायरेक्टली ये ऑब्लिकली डाउनलोड होता है, वर्टिकली हो जाएगा, सही कह रहे हैं, ऑब्लिकली होता है ये मिजेंट्री। एवरेज कैपेसिटी ऑफ स्टमक की न्यू बॉर्न में, देखिए ये भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लिया करिए कि किसकी नॉर्मल आप देख पढ़े रहते हैं, एवरेज कैपेसिटी ऑफ स्टमक 1.5 लीटर मार देते हैं, 1 से 1.5 लीटर खट्टे तुरंत आंसर में, ठीक है। तो आप देखिए आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ न्यू बॉर्न के बारे में पूछा रहा है, तो न्यू बॉर्न के स्टमक की कैपेसिटी 30 से 50 ml होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलर पैंक्रियास कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूजन में, जब अनलर पैंक्रियास की कंडीशन में हो जाता है, होता है जब, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन वो ड्यूजन के सेकंड पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस ऑफ डिस्क फाउंड इन लीवर में, ठीक है, ये भी आया हुआ सवाल है। स्पेस ऑफ डिस्क
कुफर सेल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन पोर्टल वीनस सिस्टम, पोर्टल वीनस सिस्टम एक आर्गन से दूसरे आर्गन को जो सप्लाई देती है उनको कहते हैं पोर्टल वीनस सिस्टम। ये क्या है? हिपेटिक पोर्टल, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम पढ़ते हैं। तो जो पोर्टल वीनस सिस्टम होते हैं वो होते हैं वाल्वलेस, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता। ठीक है, अभी मैं आपको जब बता रहा था वाल्वलेस स्ट्रक्चर, तो वहां पे आपको मैं पल्मोनरी वेन वगैरह जहाँ बताया, तो वहां पे मैंने बताया था पोर्टल यूटेराइन जो वेन्स होते हैं, ओवेरियन वेन्स हैं, ये सब वाल्वलेस होते हैं। तो पोर्टल वेनस सिस्टम भी वाल्वलेस होता है। ये करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल प्रेशर 10 mmHg होता है, 15 नहीं होता। ठीक है, और इन पोर्टल हाइपरटेंशन प्रेशर, पोर्टल हाइपरटेंशन के कंडीशन में 30 to 40 mmHg हो जाता है। ठीक है, इसका प्रेशर, तो ए एंड सी करेक्ट होगा। मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स बहुत बार आया हुआ है, रिट्रोसिकल। ठीक है, आप इसको याद रखिए, अच्छे से आया हुआ सवाल है। मोस्ट कॉमन पोजीशन रिट्रोसिकल होता है। नेक्स्ट है लैक्राइमल डक्टी, ऑप्शन शो करें। लैक्राइमल डक्ट के बारे में कहा गया है कि डाउनवर्ड, पहला दिया हुआ डाउनवर्ड बैकवर्ड, फिर दूसरा दिया मीडियली, तीसरा दिया है ओपनिंग सुपीरियर मीटर। तो इसमें जो है लैक्राइमल डक्ट जो होता है वो डाउनवर्ड बैकवर्ड इसका पोजीशन होता है। ये ऊपर ओपनिंग सुपीरियर मीटर्स में बल्कि इंफीरियर मीटर्स से ओपन करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका सिर्फ ओनली ए इज करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में पूछे भी जा चुके हैं। द कैनाल ऑफ नट के बारे में दिया गया कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। नॉर्मल पेटेंट पाउच ऑफ पेरिटोनियम, पहली बात ये नॉर्मल नहीं होते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल होता है जो कैनाल ऑफ नट होता है, पेटेंट पाउच ऑफ पेरिटोनियम। एबनॉर्मल पेटेंट पाउच ऑफ पेरिटोनियम को ही कैनाल ऑफ नट कहते हैं। एक्सटेंडिंग इनटू द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा तक होता है एक्सटेंड, यहाँ माइनोरा दिया हुआ है इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, एनालॉगस टू प्रोसेस वेजिनलिस के एनालॉगस होता है, यही करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड सही है, ओनली सी इज करेक्ट। स्ट्रक्चर विच डू नॉट पास थ्रू फोरामेन मैग्नम स्पाइनल कार्ड, ये भी आया हुआ सवाल है। स्पाइनल कार्ड जो होता है वो फोरामेन मैग्नम के पास नहीं होता। एस्ट्रोसाइट एंड इंडोथेलियल सेल, ब्लड ब्रेन बैरियर जो हम पढ़ते हैं बी ट्रिपल बी, ये बनाता है एस्ट्रोसाइट और इंडोथेलियल सेल की मदद से। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, एस्ट्रोसाइट और इंडोथेलियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैनुअल प्रेशर ओवर कार्पल टनल प्रोवोक पैरास्टिकिया, देखिए हम कुछ टेस्ट करते हैं ना, टीनल साइन, फेलन साइन, डरकन टेस्ट, ये सब। तो डरकन टेस्ट में क्या होता है, जब हम प्रेशर देते हैं, ठीक है, कार्पल टनल के ऊपर, तो पैरास्टिसिया बढ़ जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल सेंसेशन बढ़ जाता है, उसी को हम कहते हैं डरकन टेस्ट। ठीक, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस डिस्कशन क्लासेस में। नेक्स्ट, वो अशिया जिनमें सेहत या मर्द कायम को कहलाते हैं असबाब मादिया। यदि असबाब मादिया आप बता रहे थे आपको, असबाब तमामिया, असबाब सोरिया, असबाब फाइलिया, तो वहां पे मैंने बताया ही है। तो जिसमें सेहत और मर्द कायम होता है उसको असबाब मादिया कहते हैं। ठीक है, मर्जिया नहीं होता कोई असबाब, तो उसमें आप मार दें। नेक्स्ट नेक्स्ट, खत इस्तवा के रहने वाले लोगों का मिजाज एतदाल से ज्यादा करीब होता है, ये अबू सईद नकवी ने कहा था। ठीक है, खत इस्तवा के जो करीब होते हैं उनका मिजाज एतदाल हकीकी से ज्यादा करीब होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95 करें जरा, सॉरी 95 करें, क्वेश्चन नंबर 95। सर शेख का कौल था कि खत इस्तवा के जो रहने वाले लोग हैं उनका मिजाज एतदाल हकीकी से ज्यादा करीब होता है। ठीक है, और अकलील चाहरीन के लोग का फखरुद्दीन राजी ने कहा था। ठीक है, तो शेख उर रईस ने कहा था जो खत इस्तवा के सर करीब शेख भी होंगे। कुछ कह रहा है, जी बताएं। कोई शायद कुछ बोल रहा है, किसी को कोई डाउट है? हाँ जी मैम। बताएं। मैम मैं ये पूछ रही थी, स्पाइनल कॉर्ड अगर फोरामेन मैग्नम से नहीं निकलती है तो कहाँ से निकलती है? देखिए स्पाइनल का टर्मिनल एंड होता है, स्पाइनल कार्ड ये कहाँ से निकलती है? सर क्योंकि ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तो फोरामेन मैग्नम से ही निकलती है ना।
नहीं तो इसीलिए तो क्वेश्चन ये बना हुआ है क्योंकि आप फोरामेन मैग्नम के जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, फोरामेन मैग्नम उसीलिए तो ये क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि लोग यही समझते हैं कि फोरामेन मैग्नम है सबसे बड़ा फोरामेन है और लास्ट फोरामेन होता है इसलिए यहाँ से निकलता है, लेकिन जो स्पाइनल कार्ड होता है वो स्पाइनल कार्ड फोरामेन मैग्नम से नहीं निकलता, फोरामेन मैग्नम का कंटेंट नहीं है, ठीक है, वो रूट ब्रेन रूट बोला जाता है ना स्पाइनल कार्ड को। जी सर। जी, तो फोरामेन मैगेंडी, फोरामेन लुस्का, फोरामेन ये ब्रेन के पार्ट हैं अलग अलग, ठीक है, तो कुछ उसके कंटेंट होते हैं, इस फोरामेन में क्या है, इस फोरामेन में क्या है, लुस्का में क्या है, मैगेंडी में क्या है, ठीक है। सर मैं आपको एक बार रेफरेंस बुक से चेक करके बताऊंगी क्योंकि मैंने यही बिल्कुल पढ़ा है कि जो स्पाइनल जो एसेसरी स्पाइनल वो है नर्व्स वो फोरामेन मैग्नम से नहीं निकलती है। नहीं, स्पाइनल कार्ड ही फोरामेन मैग्नम से नहीं निकलता है, एक बार आप देख लीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे, अगर कोई आपको इस पर क्वेरी है तो आप देख के रेफरेंस जो भी हो आपके पास होगा, ठीक है, वो आप हमको दे जी दीजिएगा, सर। ठीक। सर आपने ठीक जहां है। से भी पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप रेफरेंस आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है तो आप रेफरेंस दे दीजिएगा। तो आपने पढ़ा होगा स्पाइनल एक्सेसरी के बारे में कि नहीं है, जब स्पाइनल कार्ड ही नहीं निकल रहा है तो स्पाइनल एक्सेसरी कहाँ से मिलेगा, पहले स्पाइनल कार्ड होगा उसके बाद स्पाइनल एक्सेसरी उससे निकलेंगे ना सारी चीजें। तो ऐसा तो भी होगा सर कि आप जो उसमें क्वेश्चन पढ़े होंगे स्पाइनल कार्ड वहां नहीं रहा होगा मेंशन, ऐसा भी हो सकता है ना, किसी भी होता है, यही होता है आंसर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देते हैं नो सर, आपको। एक्सेसरी स्पाइनल जो नर्व्स है वो हम्म पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, वो निकलता है बट स्पाइनल कॉर्ड नहीं निकलती है फोरामेन मैग्नम से। हम्म। ये तो ठीक है, पढ़ा तो है आप मैंने उसको अपने देखिए में। जो भी होगा आप उससे ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा या पर्सनली आप मैम को या हमको कर दीजिएगा, ठीक है, रेफरेंस जो आप जहाँ पे आपने देखा होगा हम देख लेंगे उसके ऊपर, ठीक है, फिर नेक्स्ट जी क्लास में सर। हम उसको discuss कर लेंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतूबत जो अखलाक में शामिल नहीं होते हैं, रतूबत से अभी हमने आपको बताया था ना, रतूबत उरूसिया, रतूबत तजाकिया, ठीक है, तीन किस्म की रतूबतें थी, इसको अबू सैद मसीह ने बयान किया था, तो इसमें जो रतूबत जौहरिया होता है वो अखलाक में शामिल नहीं होता है, ठीक है, या इसको कहते हैं रतूबत उसको कुसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में उसारा अंगूर जैसी मीठी चीज पाई जाती है, जब इसमें तगयुर लायक होता है तो ये शराब जैसी चीज में तब्दील हो जाती है, किसने कहा था, ए अल्लामा नफीस का कौल है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो खून होता है उसमें अंगूर जैसी मीठी शय पाई जाती है, यानी वही शुगर के बारे में उन्होंने बताया था, ग्लूकोज के बारे में, और जब इसमें तगयुर लायक होता है तो ये शराब जैसी चीज लायक हो जाती है, ठीक है, तब्दील हो जाती है, ये अल्लामा नफीस का कौल है, इसमें पहला ऑप्शन अल्लामा नफीस दिया हुआ सही है। नेक्स्ट, पैगाम के लिहाज से बलगम गैर तबई की कितनी किस्में हैं, पैगाम के लिहाज से आपने चार किस्में अभी हमने बताया, इसको चार किस्में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सफरा के साथ बलगम रफीक अगर मिल जाए तो उसको कहते हैं हम सफरा मिर्रा, ठीक है, बलगम रफीक अगर मिल जाता है तो सफरा मिर्रा कहलाता है। बकाए नौ के लिहाज से अगर ईसा की कितनी किस्में होती हैं, एक किस्म होती है, ठीक है, बकाए नौ के लिहाज, बकाए जींस के लिहाज से तीन और बकाए नौ के लिहाज से एक। बलगम खुलू का मिजाज पूछा गया है, पीछे भी पूछा जा चुका है ये सवाल, तो इसका मिजाज जो होता है खुलू का हार और रतब होता है, ठीक है, बलगम खुलू जो होता है वो गैर तबई बलगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, जो के नजरिए के मुताबिक अनासिर हैं, क्वेश्चन शो करें पूरा में। तो जो 11वां गिरोह था उन्होंने बताया था मिल्क को, ठीक है, रोगन को और गंधक को, ठीक, तो इसमें बुखार नहीं होगा, मिल्क, दूसरा रोगन भी होगा और गंधक भी होगा, नार नहीं होगा, ठीक है, तो बी सी एंड डी ऑप्शन सही है 11वां गिरोह के नजदीक, ठीक है, ये तीन अनासिर वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूह एक कसीब बुखारी जिस्म है, रूह जो होता है वो एक लतीफ बुखारी जिस्म होता है, कसीफ नहीं होता, तो बयान गलत हो गया पहला। जिस्म के लतीफ जिस्म के लतीफ अखलाक अखलाक से पैदा होते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा सही है, लतीफ अजजा जो है अखलाक से पैदा होते हैं, रूह, और रूह जो होता है वो लतीफ बुखारी जिस्म होता है, तो पहला गलत हो गया, बयान से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूह तबई का मरकज, देखिए इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, आप लोग क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं, क्वेश्चन पूरा शो करिए।
रूह तबई का मरकज पूछा गया है कि दिमाग होता है, कल्ब होता है, रिया होता है, जिगर होता है। ठीक है, तो आप रूह देखे तुरंत आप कल्ब कल्ब कर देते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है रूह है तबई का मरकज क्या है। देखो रूह है तबई अगर पूछा जाए, रूह है नफसानी पूछा जाए, दोनों सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है उस हिसाब से आगे आगे। तो रूह तबई का मरकज होगा जिगर, रूह नफसानी का होगा दिमाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी मुजिब चीज का ख्याल होता है तो उसे कौन दफा करता है? ये पोते गजबिया जो होता है, जो जब हमारे किसी मुजिब चीज का ख्याल आता है तो पोते गजबिया उसको रफा करती है। ठीक है, देखिए ऐसा पोते शाहवानिया गजबिया ख्यालिया वहनिया सब हम डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले ही। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैदुल लिसान ये रिबात का बना होता है। ठीक है, कैदुल लिसान जो होता है इस पूछा हुआ है, अगला होता है, रिबात होता है, असम होता है, वत्र होता है, तो ये रिबात का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील से किसको तशबीह दी गई है? ऑप्शन शो करें पूरा। क्वेश्चन नंबर 107, मुतसरफा। ठीक है, जोड़ तोड़ करने वाले जिसको कहते हैं, तो ये कौन है? वकील से इसी को तशबीह दी गई पूरे मुतसरफा को। ठीक है, वकील से, बादशाह से ये सब सवाल पूछा जाता है कि मुश्तरी का खजाना कौन है। ये 3-4 सवाल बनते हैं इससे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आसान सवाल रहता है। फिर गुस्से की हालत में क्या होता है? रूह के बारे में पूछा गया है कि जब गुस्से में हम होते हैं तो रूह कहाँ होती है? बदन के जाहिर से बातिन की तरफ बढ़ती है, बदन के बातिन से जाहिर की तरफ बढ़ती है, जाहिर और बातिन दोनों तरफ इकट्ठा बढ़ती है। देखिए जब आप आदमी गुस्से में होता है तो क्या होता है? पूरा चेहरा, हाथ एकदम लाल हो जाता है, हाथ पर कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि रूह जो है बातिन से वो जाहिर की तरफ आती है। रूह जब आएगी अपने साथ खून भी लेके आएगी। क्योंकि हामिल रूह क्या है? किसकी सवारी है? खून की सवारी है। तो खून भी उसके साथ आएगा तभी रूह वहां आएगी, इसलिए चेहरा वगैरह लाल हो जाता है। तो बदन के बातिन से जाहिर की तरफ आती है। ठीक है ना, गुस्से की हालत में। नेक्स्ट, अच्छा सवाल है और ये इस टाइप का सवाल आया हुआ है, इंसान ने फसद का अमल किससे सीखा है? फसद, फस्द का जो अमल है वो गैंडे से सीखा है। लोग पढ़ेंगे फस्द का अमल, ध्यान नहीं देंगे, बस एक ही याद रहता है, परिंदे से हुक्ना, तुरंत हुक्ना मार देंगे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हुक्ना पूछा जा रहा है, फस्द पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फस्द का अमल किससे सीखा था? गैंडे से। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों ने पूछ लगाया इसमें परिंदे से, परिंदे से। अगला सवाल, सुमेरी हुकूमत देशों में मुनकसिम थी, शुमाली हिस्सा बाबुल का। देखिए सुमेरी हिस्सी जो सुमेरी जो कौम थी वो देशों में तकसीम हुई। ठीक है, जो उसका शुमाली हिस्सा नहीं बल्कि जुनूबी हिस्सा बाबुल कहलाया था। ठीक है, तो ये गलत हो गया भी, जुनूबी जुनूबी हिस्सा जो था वो बाबुल। तो ओनली एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्मुल जराहत से मुतालिक बर्दी नोश्ता, आपने ये 3-4-5 बर्दी नोश्ते को हैं, एडविन का, एवरेस्ट का, काहून का बर्दी नोश्ता, इन सब के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। सबसे पुराना बर्दी नोश्ता काहून है, या इन्हीं के बारे में किसने कहा गया? काहून में। ठीक है, इसी तरह इनमें जराहत जो है वो एडविन का बर्दी नोश्ता होना है। ठीक, तो जराहत से ताल्लुक किसका था? एडविन का। तो ये सब बर्दी नोश्ते भी एक बार देख लीजिएगा, अच्छे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकरात ने पेश किया था, नजरिए मौलिक सलासा, नजरिए अखलाक, नजरिए तबीयत, सभी। देखिए बुकरात का नाम सुनते हैं लोग, बस नजरिए अखलाक, नजरिए अखलाक, तुरंत ऑप्शन में नजरिए अखलाक दिखा, मार दिए। जो नजरिए मवालिद सलासा है, ठीक है, उसको भी बुकरात ने ही पेश किया था। यानी जो वजूद इन कायनात है, तीन चीजों से, हैवानात, नबातात, जमादात, ये मौलिद सलासा इससे कहते हैं। तो ये हमारे अदलिया इसमें इस्तेमाल किया जाता है, या तो हैवानात का, या नबातात या जमादात। ठीक है, तो ये चीज जो है इल्मुल जराहत से बुकरात ने पेश किया था। ये नजरिए मौलवी सलासा भी, उसके बाद नजरिए अखलाक भी, और नजरिए तबीयत भी। ठीक है, तो सभी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी फलसफा का। देखो बात किसकी की जा रही है, इंपॉर्टेंट होता है। फलसफा की बात की जाती है तो यूनानी फलसफा का इमाम कौन है? अरस्तु। फलसफा, अरस्तु एक फिलासफी था, वो तो तभी मेन तभी नहीं था। अरस्तु एक फलसफी था, तबावत भी जानता था, सारी चीजें थी। तो हम लोग देखते हैं इत्तेफाक में हाथ कलीबूस दिया हुआ रहता है, तुरंत मार देते हैं यूनानी इमाम। तो फलसफा की बात करता है तो फलसफा का इमाम अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है कि रूम को फौजी इलाज का मोजिब कहा जाता है।
रीजन बताया जा रहा है, रूम के कौम जंगजू थी इसलिए रूम में फौजी इलाज को तरजीह देंगे। देखिए, रूम को ही फौजी इलाज का मौजूद किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। रूम में ही फौजी इलाज का ये पेश किया था नजरिया, ठीक है। और क्योंकि उनके यहाँ जो है रूम की कौम जंगजू थी, वो लोग जंग करते थे, तो उसमें लोगों को चोटें आती थी, जख्मी होते, तो उनका इलाज, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताएं। इसमें दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है कि दोनों सही है और दोनों वजाहत करता है, तो मैंने हाँ, तो तो वजाहत करता ही असर्शन पे और टिक रीजन लगाया दोनों हुआ था, सही है, लेकिन मेरे और ये रीजन क्वेश्चन असर्शन गलत हो गए। नहीं, तो इसमें बता रहे हैं ना वजाहत क्यों। देखिए, रूम की फौजी इलाज का मौजूद है, ये सही है ऑप्शन, क्वेश्चन मतलब असर्शन, ठीक है। और सर रूम वो की कौम नहीं जंग, सर, हाँ सर आंसर के ऑप्शन में होना चाहिए, एक होता वजाहत करता है और एक होता वजाहत नहीं करता है ना, मतलब नहीं, तो वजाहत ऑप्शन तो। इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन की वजाहत करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सर जरा तो क्वेश्चन लाइन। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वेट थोड़ा वेट, सा मिस टाइपिंग हो गई है। नहीं वर्ड उसमें से नहीं लिखा हुआ है, वो मैम तो टाइपिंग में मेरा ये मिस्टेक। आंसर गलत हो गया है। ठीक है, इसमें नहीं तो ग्रेस हम, मार्किंग कर कोई दी बात जाए। नहीं है, उसमें वो हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, एक मिनट देखिए, नहीं, शो लेकिन कराइए। एक मिनट, आपका ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? इसमें नहीं करता है का ऑप्शन है ही नहीं। आप मैम स्क्रीन शो नहीं करिए। करता है नहीं है, ये बात सही है मैम, तो मैंने वजाहत करता है पर ही लगाया हुआ है, लेकिन हो सकता है मैंने जो सेकेंड वाला वजाहत जी करता जी है जी उस जी पर जी, ठीक टिक है, इसमें किया ग्रेस होगा। मार्किंग कर दी जाएगी। क्वेश्चन शो करिए। इसमें दोनों में मिस्टेक, वजाहत जो है सेकंड, वो नहीं जो है, नहीं है सेकंड वाले में। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, ठीक है, आंसर जो दिया हुआ है, तो इसमें जो है कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका यही होगा, ठीक है। सेम पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन सेम लिखा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जी इसको सर। करेक्ट कर लिया। हाँ, बाकी आप ये चीजें समझे, डिस्कशन का मतलब इसीलिए डिस्कशन क्लासेस होती है कि जो भी थोड़ी इधर उधर चीजें हो जाती है। अब उस वक्त तक क्या, अभी तक हमको लग रहा था कि क्वेश्चन इसी तरह हमने किया, नहीं वहां दिया हुआ, लेकिन आप अभी देखा, आपने कहा अभी मैं इस वक्त डिस्कस करते वक्त भी उसको नहीं देख रहा हूँ, ये चीजें हो जाती है, ठीक है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो असर्शन की वजाहत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके जो है फौजी जंगजू थे, लड़ाई करते थे, तो उसमें जख्मी होते तो उनका इलाज लोग करते थे, इसीलिए उनका मौजूद कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसुल हिकमत के ताल्लुक से क्या सही है। तो फिरदौसुल हिकमत, इसका मुसन्निफ रब्बन तबरी था, ठीक है। ये सवाल पिछले उसमें पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है, लेकिन आंसर बदल गया है, ठीक है। मुसन्निफ तो रब्बन तबरी था, और इसमें ये किताब 7 किस्मों पे मुश्तमिल था, इसमें 30 मकालात हैं और 360 अबवाब हैं। पिछली बार हमने मकालात को अबवाब कर दिया था, अबवाब को मकाला कर दिया था। तो ये सब चीजें देख लीजिए, जैसे टेस्ट देते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप, कुछ जो टेस्ट पेपर भी रखते हैं, अक्सर लोगों को आते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, ये दे दीजिए, क्वेश्चन टेस्ट नहीं देंगे, बाद में पीडीएफ मांगेंगे, टेस्ट दीजिए, डिस्कशन क्लास कीजिए। अब आपने क्वेश्चन वहां देखा, आपको याद रहा, ये आया था, भले बीच में कोई क्वेश्चन में चेंजिंग आ गई, फिर आप एग्जाम में कितना गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है बयान एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किताब 7 हिस्सों पे मुश्तमिल है, इसमें 3 मकालात हैं और 360 अबवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकीम अकबर अरदानी की कब्र कहाँ है। ये बुरहानपुर में है, ठीक है। सैफिया हमीदिया यूनानी मेडिकल कॉलेज है बुरहानपुर में, ठीक। और ये सैफिया हमीदिया यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है, उसके बानी जो थे हकीम अब्दुल हमीद साहब भी थे, ठीक है। तो इससे भी सवाल कहीं इधर उधर कभी हो सकता है, तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, तो सिर्फ हमदर्द लगता है। और हमदर्द के अलावा उन्होंने बुरहानपुर में भी सैफिया हमीदिया कायम किया था, ठीक है। और उनकी और अकबर अरदानी जो था, उसकी कब्र बुरहानपुर में। नेक्स्ट, जखीरा निजाम शाही किसकी तस्वीर है। एक है जखीरा ख्वारज़म शाही, एक है जखीरा निजाम शाही। जखीरा ख्वारज़म शाही जो है वो इस्माइल जिरजानी ने लिखा था, और जखीरा निजाम शाही को रुस्तम जिरजानी ने लिखा। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, दोनों की किताबों के नाम मिलते जुलते हैं, तो याद रखिएगा। अगर जखीरा ख्वारज़म की बात करेगा तो इस्माइल होगा, और निजाम की बात करेगा तो रुस्तम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर एक बार रिपीट कर दीजिए मतलब पूरा। ये हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे वो पूछा गया जखीरा निजाम शाही की तकनीक किसकी तकनीक है, यानी ये जो किताब है जखीरा निजाम शाही किसने लिखी है। तो आप दो किताब बहुत इस तरह से मिलते जुलते पढ़ते हैं, एक जखीरा ख्वारज़म शाही
जखीरा ख्वारज़म शाही जो सबसे बहुत ज्यादा मकबूल किताब, फेमस किताब है, और दूसरा एक जखीरा निजाम शाही, ठीक है। और एक तबीब है इस्माइल जुरजानी, एक और एक है रुस्तम जुरजानी, दोनों अलग अलग तबीब हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे शॉर्ट में नाम याद कर लेते, जुरजानी जुरजानी, अब आ गया नाम इस्माइल जुरजानी या रुस्तम जुरजानी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा नाम याद कर लें। दूसरी बात यह है, जखीरा ख्वारज़म शाही को लिखा था इस्माइल जुरजानी ने, और जखीरा निजाम शाही को लिखा था रुस्तम जुरजानी ने, एकदम क्लियर कट। तो रुस्तम जुरजानी किसका मुसन्निफ है? निजाम शाही का, जखीरा निजाम शाही, और इस्माइल जुरजानी मुसन्निफ का जखीरा ख्वारज़म शाही का, ठीक है। नेक्स्ट, मसीहुल मुल्क, मसीहुल मुल्क कहा जाता है हकीम अजमल खान को, ठीक है। इनका लक़ब था मसीहुल मुल्क, और इनको हिंदुस्तान के अवाम ने ये लक़ब दिया था। तो इनकी पैदाइश के बारे में पूछा जा रहा है, मकाम वफात। तो ये पैदा हुए थे दिल्ली में, और इनका वफात हुआ था रामपुर में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा सही, दिल्ली और रामपुर। नेक्स्ट है, हकीम अब्दुल अजीज किस शहर में पैदा हुए? हकीम अब्दुल अजीज ये बानी तकमील हैं, और इनकी पैदाइश लखनऊ में हुई थी, ठीक है। शरह नफीसी किस किताब की शरह है? देखिए शरह नफीसी, ऐसे आप ऑप्शन में देखिए लिखा कुल्लियात नफीसी, कुल्लियात नफीसी खुद अपने आप में एक किताब है, वो किसी की शरह नहीं है, ठीक है। तो शरह नफीसी जो था वो मौजूदुल कानून का शरह है, उसका अल्लामा नफीस ने लिखी थी शरह इसकी, इसलिए इसका नाम शरह नफीसी है, ठीक है। तो ये शरह है मौजूदुल कानून की, शरह नफीसी। असबाब वल इलामात इसकी एक शरह है, शरह असबाब वल इलामात, जो हम लोग पढ़ते हैं शरह असबाब कहते हैं। तो इसका आंसर होगा मौजूदुल कानून, शरह नफीसी मौजूदुल कानून की शरह है, ठीक है। सर, हाँ तो मैंने लेट ज्वाइन किया था, मतलब एक क्वेश्चन था कि तरकीब के लिहाज से सर जो है